की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा से भारत वापस लौटे। दोनों देशों ने आर्थिक भागीदारी समझौते पर किया हस्ताक्षर। स्थानीय मुद्राओं में करेंगे एक दूसरे से व्यापार। खनिज संसाधनों की नीलामी की तैयारी, केंद्र सरकार जल्द करेगी 13 ब्लॉकों की बिक्री। खनन क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना, खोलेंगे विकास का रास्ता। देश भर में होली के त्योहार का जश्न, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन की दी बधाई। होली को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट मोड पर। शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक बदले जाएंगे रूट। नगर निगम ने वॉर रूम नंबर किया सार्वजनिक। देहरादून में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत की खबर। सड़क पर पैदल चलने वालों को कार सवार ने कुचला। आईजी गढ़वाल सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद। होली पर बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर प्रदेश भारत में हल्की बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, 14 मार्च को बादल छाएंगे, हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा से भारत वापस लौटे हैं। देर रात वो भारत वापस लौटे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मॉरिशस स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर भारत और मॉरिशस के बीच सहमति बन चुकी है। पीएम मोदी और मॉरिशस पीएम ने ये समझौता किया है। दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में एक दूसरे से व्यापार करेंगे। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोनों देशों के रुपए में व्यापार निपटान की सुविधा होगी। दोनों देशों ने मुद्रा पर अपनी सहमति जता दी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों देशों ने आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के रुपयों में व्यापार निपटान की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस दौरे से वापस लौटे। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे पर देर रात भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देर रात 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे से भारत वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे से भारत वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान जब वो गए थे तभी ये बात मानी जा रही थी कि कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर सहमति बनेगी, और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों देशों ने आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अखिलेश जी, देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे के बाद देर रात दिल्ली वापस आ गए हैं। अगर प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे पर नजर डाली जाए तो पूरी तरह से इसे सफल दौरा कह सकते हैं, क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच जिन तमाम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को लेकर समझौते हुए हैं, यानी कि सुरक्षा को लेकर भी समझौते हुए हैं, भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच जो एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें सबसे अहम मुद्दा व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र के तरफ से जो फैसले किए गए हैं और समझौते किए गए, उसमें सबसे बड़ा समझौता ये कहा जा सकता है कि अब भारत और मॉरिशस के बीच में जो व्यापार होगा
जो भी आयात और निर्यात होगा, जो भी दोनों देशों के बीच में खरीदारी होगी, उन सभी की खरीदारी अब डॉलर में नहीं होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी चीजों की अब तक की खरीदारी डॉलर में हुआ करती थी। अब दोनों देश अपने आर्थिक मुद्रा में खरीदारी करेंगे। जैसे भारत से कहा जाए तो भारत सरकार अपने भारतीय रुपए में करेगी, तो वहीं मॉरिशस सरकार अपने मॉरिशस रुपए में, दोनों देशों के बीच में अब आर्थिक व्यापार होगा। इस आर्थिक व्यापार को अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में से मील का पत्थर कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक के दोनों देशों के बीच जो डॉलर के मुकाबले जो व्यापार होता था, उसके मुकाबले अब जब रुपए में, भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए के मुकाबले में व्यापार होगा तो दोनों के बीच में आर्थिक मजबूती होगी, दोनों के बीच में संबंध बढ़ेंगे, द्विपक्षीय मामलों में बढ़ोतरी होगी, पारस्परिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कूटनीतिक जो मामले हैं उनमें भी कहा जा सकता है भारत और मॉरिशस के बीच संबंध अच्छे होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री के पूरे दौरे के तौर पर और देखा जाए कि संस्कृति के लिहाज से, भारतीय विरासत के लिहाज से जो लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल हुए, तो वो सांस्कृतिक विरासत को भी भारतीय प्रधानमंत्री ने बढ़ाने का पूरा काम किया। इसके अलावा सबसे भारत के प्रधानमंत्री के लिए गर्व की बात होगी, और कहा जा सकता है किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहली बार होगा कि मॉरिशस के तरफ से उनका सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर भारत सरकार के प्रधानमंत्री को दिया गया, तो इसे भी एक बड़े सम्मान के तौर पर देखा जा सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच में जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, उनमें से दोनों देशों के बीच में विकास की गति बढ़ेगी, दोनों के देशों की आर्थिक जो गति है वो मजबूत होगी, दोनों के अंदर व्यापार की जो सीमा है उसमें और बढ़ावा मिलेगा, और वाणिज्यिक क्षेत्र में दोनों देश मजबूत होंगे। इस लिहाज से ये 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सफल माना जा सकता है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि मॉरिशस में नए संसद भवन के निर्माण में भारत सहयोग करेगा, इस तरह के करीब 8 ऐसे पत्र हैं जिन पर सहमति बनी है, ऐसी जानकारी मिली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत तमाम अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक तौर पर मदद करता है, उसमें मॉरिशस भी शामिल है। मॉरिशस को भारतीय सरकार की तरफ से पहले भी कई बार मदद की गई। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर गए तो वहां के जो नए संसद भवन का निर्माण होना है उसमें भारत सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि वो आर्थिक तौर पर उनके विकास में उनकी आर्थिक मदद करेंगे, मॉरिशस के निर्माण में मदद करेंगे, मॉरिशस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करेंगे, सड़क है, यातायात है, और जो बुनियादी सुविधाएं मॉरिशस के अंदर विकसित की जानी है उनको लेकर भारत सरकार मदद करेगी। इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा दिलाया गया और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत और मॉरिशस के बीच जिस तरह से पहले संबंध चलते आ रहे थे, उन संबंधों को और मजबूती के तौर पर देखा जा सकता है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इन चीजों को लेकर बढ़ावा दिया गया। भारत और मॉरिशस के बीच में जो विकास की गति है उसको और बढ़ाने के लिए दोनों के द्विपक्षीय जो संबंध हुए और द्विपक्षीय मसौदों पर दोनों देशों के बीच जो हस्ताक्षर हुए, उसे कहा जा सकता है कि दोनों देश अब एक दूसरे के लिए प्रगति में, विकासशील में, संस्कृति के लिए और तमाम चीजों में ऐसे हैं, दोनों देश के प्रधानमंत्री एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। राजनीतिक, सांस्कृतिक और भारतीय विरासत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कूटनीतिक लिहाज से भी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही साथ हिंद महासागर को लेकर भी एक बड़ा समझौता कह सकते हैं कि वहां पर भारतीय जो अपना बेस बना रहा है उसमें मॉरिशस सरकार के साथ मिलकर बनाएंगे, ताकि हिंद महासागर की करीब 3,500 किलोमीटर लंबी जो एरिया है उस पर भारत नजर रख सकता है। चीन और जैसे तमाम देश हैं जो वहां पर अपनी दखल रखते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए भारत के लिए एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से करीब 8 जो मुद्दे हैं उन पर बात बनी है, अगर वो हेडर वाइज जो मेन है वो जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, एक चीज बता दें आपको कि व्यापार के क्षेत्र में भारत सरकार और मॉरिशस के बीच में समझौता हुआ, दूसरा वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत सरकार में समझौता हुआ, तीसरा है कि जो ऑनलाइन साइबर क्राइम के क्षेत्र में अगर भारत के अंदर कोई साइबर क्राइम होता है और जो करने वाले लोग अगर मॉरिशस सरकार में बैठे हुए हैं तो भारत सरकार पूरी उस जांच में मदद करेगा। अगर भारत के साथ ऐसा कोई होता है तो मॉरिशस सरकार पूरा मदद करेगा। तीसरा, आप चौथा कह सकते हैं कि हिंद महासागर के क्षेत्र में जो एक पनडुब्बी से लेकर पूरा बेस तैयार हो रहा है, जिसको भारत सरकार मॉरिशस सरकार मिलकर बना रहे हैं, वो करीब 3,500 किलोमीटर लंबा
हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहां एक निगरानी क्षेत्र विकसित करने पर दोनों सरकारें काम कर रही हैं। इसके साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय विरासत है, भारतीय लोग जो मॉरिशस के अंदर बढ़े हैं, जिनका वहां पर उनके आर्थिक विकास में, उनकी गति में और मॉरिशस के देश की जो जीडीपी में है काफी अहम रोल है, उसको लेकर दोनों देशों के बीच में सहयोगात्मक रवैया, रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच में जो समझौते हुए उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा भी कई और अहम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मॉरिशस और भारत सरकार के बीच में अहम समझौते हुए, जिनको लेकर दोनों देश एक दूसरे के साथ में आगे चलकर काम करेंगे। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण ये भी है कि मॉरिशस के करीब 500 सिविल सेवकों को भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा। अखिलेश जी, देखिए, ये तो भारत के द्वारा जो मॉरिशस के में जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है, सिविलियन विकास है, बाकी और निर्माण क्षेत्र में मॉरिशस को विकसित करना है, इसको लेकर भारत और मॉरिशस सरकार के बीच में ये समझौता हुआ कि भारत सरकार, मॉरिशस सरकार और मॉरिशस के देश के हित में जो भी विकास की गति में भारत सरकार को अपना अहम योगदान देना है, उसको लेकर भारत सरकार सदैव मदद करती रहेगी। और समय समय पर तमाम देश हैं जो एक दूसरे के साथ रक्षा टुकड़ियों का भी सैन्य अभ्यास होता है। तो सिविलियन अधिकारियों के चीज सिविलियन पदाधिकारियों के तौर पर देखा जाए कि भारत सरकार में किस तरह से, भारत सरकार विशाल क्षेत्र है, उसके सिविलियन अधिकारी किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से यहाँ के देश का संचालन होता है और काम काज किस तरह से यहाँ से किया जाता है। तो मॉरिशस सरकार भी चाहती है कि भारत से कुछ हमको सीखने का मौका मिले, इसलिए भारत सरकार मॉरिशस के अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी कि किस तरह से वो सिविलियन काम को आगे ले जा सकते हैं। मॉरिशस सरकार मॉरिशस को और मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से यहाँ की जो प्रशासन प्रणाली है उसको मॉरिशस सीख सके और फॉलो कर सके और उसी तरह से भारत की तर्ज पर मॉरिशस में वो लोग काम कर सके। धन्यवाद। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय मॉरिशस के दौरे से देर रात वापस लौटे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के रुपयों में व्यापार निपटान की सुविधा होगी। दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने मुद्रा पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों देशों ने आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। पीएम मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा से वापस लौटे हैं। भारत मॉरिशस स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर सहमति बनी है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और मॉरिशस प्रधानमंत्री ने ये समझौता किया। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां खनिज संसाधनों की नीलामी होगी। केंद्र सरकार जल्द करेगी 13 ब्लॉकों की बिक्री। खनन क्षेत्र में ये नीलामी बड़ा कदम है। खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव, खुलेगा विकास का रास्ता। जस्ता, हीरा और तांबे के ब्लॉकों की नीलामी होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने शुरू की अन्वेषण लाइसेंसों की पहली नीलामी। केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला लिया। आपको बता दें, जल्द बिकेंगे 13 प्रमुख खनिज ब्लॉक। निवेशकों की नजर, पहली बार इतने बड़े स्तर पर खनिज नीलामी होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार इतने बड़े स्तर पर खनिज नीलामी होने वाली है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहली बार इतने बड़े स्तर पर खनिज नीलामी होने वाली है, निवेशकों की नजर है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं। देखिए तन्वी, आपको बता दें कि भारत सरकार चाहती है कि भारत के राजकोष को और बढ़ाया जाए और उसको मजबूत किया जाए। तो भारत के अंदर तमाम खनिज
खनन पहले से मौजूद है और भारत में खनन का एक बड़ा क्षेत्र है जहां से बड़े तादाद पर और बड़े स्तर पर भारत सरकार अपने राजकोष को भरती है। भारत सरकार अपने समय समय पर खनिज खननों को लगातार खनिज पदार्थों को लो, जो भी खनिज है, चाहे वो हीरा हो, जस्ता हो और मिनरल, तमाम तरह के खनिज हैं, उनके जो ब्लॉक्स हैं वो भारत सरकार के साथ मौजूद हैं। भारत सरकार के खनन मंत्रालय की तरफ से फैसला किया गया है कि वो अब आगामी दिनों में 13 खनन जो ब्लॉक हैं उनके नीलामी करेगी, ताकि उससे बड़े स्तर पर पैसा आ सके और भारत सरकार के राजकोष में जमा हो सके। तो भारत सरकार ने इसकी नीलामी के लिए लगातार बात की है और अन्वेषण संवर्धन एजेंसी हैं, उन अन्वेषण एजेंसियों के माध्यम से ये 13 खनिज ब्लॉक हैं उनके आवंटन की प्रक्रिया को शुरुआत करेगी। पहले जो संवर्धन एजेंसियां, अनुसंधान एजेंसियां हैं, वो इन 13 कोल ब्लॉक हैं, खनिज ब्लॉक को, उनको लेकर आज नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। भारत सरकार के जो खनिज मंत्रालय है उसकी निगरानी में इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो कहा जा सकता है कि भारत सरकार के तमाम ऐसे राज्य हैं, चाहे झारखंड कह सकते हैं, मध्य प्रदेश कह सकते हैं, उड़ीसा कह सकते हैं, आंध्रा कह सकते हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत सरकार के खनिज ब्लॉक हैं और वहां पर खनिज की भारी मात्रा में, जिनका भारत सरकार एजेंसियों के माध्यम से खनन के लिए नीलामी करती है, वो एजेंसियां अपने विदेशों में उस खनन का निर्यात करती है, जिनका तमाम क्षेत्र, रक्षा से लेकर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसका इस्तेमाल खनिज का किया जाता है और जो बहुमूल्य पैसे के तौर पर इसकी भी नीलामी होती है और इसका पैसा बहुत भारी मात्रा में सरकार के पास कोष में जमा होता है। तो एक तो भारत का राजकोष मजबूत होता है, दूसरा भारत के अंदर जमीन में मौजूद खनिजों के माध्यम से भारत सरकार अपने को मजबूत करने की दिशा में बढ़ती है और दूसरे देशों को निर्यात भी करती है, ताकि वाणिज्य व्यापार की दिशा में भारत और मजबूत हो सके। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खनन क्षेत्र में ये नीलामी बड़ा कदम और ये दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खनिज संसाधनों की नीलामी होगी। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय व्यापार मुद्दों पर अहम बैठक आज होने वाली है। निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ ये बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय व्यापार मुद्दों पर आज अहम बैठक होगी। निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा हो सकती है। पीयूष गोयल कर सकते हैं बैठक में व्यापार नीति पर मंथन। व्यापारिक नीतियों और निर्यात बढ़ाने पर मंथन होगा। तो निर्यात संवर्धन परिषदों की बड़ी बैठक आज होने वाली है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापार से जुड़े अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ सरकार चर्चा कर सकती है। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ सरकार चर्चा कर सकती है। सरकार उद्योग जगत के बीच हो सकती है बातचीत। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्रीय व्यापार मुद्दों पर अहम बैठक आज। निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा हो सकती है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीयूष गोयल बैठक में व्यापार नीति पर मंथन कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ सरकार चर्चा कर सकती है। आज ये जो बैठक होने वाली है, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? क्या कुछ इस बैठक से जुड़ी आपके पास जानकारी, दर्शकों को बताएं। अखिलेश जी देखिए तन्वी, आपको बता दें कि करीब 11 बजे आज भारत सरकार के तरफ से बैठक तय की गई और भारत सरकार के समय वाणिज्य
मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। निर्यात संवर्धन परिषदों की जो आज बैठक होनी है उसमें ये सरकार की तरफ से नीति निर्धारण और मानक और मापदंडों का तय किया जाना है कि किस प्रकार के व्यापार को लेकर, किस तरह के वाणिज्य को क्षेत्रों को लेकर निर्यात संवर्धन समितियां जो परिषद है वो किस नियमों पर बने और किस तरह से वो लोग चाहते हैं कि भारत सरकार को जो आगे निर्यात जाना है और भारत को निर्यात में क्या फायदा होना है और वो भारत को निर्यात में कैसे फायदा हो सकता है, इन चीजों को करने के लिए और इस पर एक बड़ा मंथन करने के लिए और चर्चा कराने के लिए आज निर्यात संवर्धन परिषदों की बैठक होगी। यह बैठक भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में होगी और पीयूष गोयल इन संवर्धन परिषदों के अध्यक्षों के साथ और उसके साथ जो तमाम व्यापारिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्र के लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं उनके साथ मंथन और चर्चा किया जाएगा कि भारत सरकार आगे जिन पदार्थों को लेकर, जिन मसौदों को लेकर निर्यात करने की इजाजत देगा, किन पर कितना निर्यात करने के लिए टैरिफ लगाया जाएगा, किन पर कितना टैक्स लगाया जा सकता है और किन को निर्यात के लिए छूट दी जा सकती है और किन का निर्यात में बढ़ावा दिया जा सकता है और किन पदार्थों और किन सामानों को लेकर निर्यात में कमी लाई जाए, इन तमाम चीजों के लिए आज पूरा मंथन होगा और मंथन करने के बाद सरकार फैसला लेगी कि किन को लेकर निर्यात में छूट या फिर टैक्स लगाया जाए या किस तरह की रियायत दी जाए ताकि भारत के विकास में, भारत के आर्थिक क्षेत्र में, भारत की विदेश नीति में और भारत की निर्यात नीति में इसका भरपूर फायदा मिले। इसको लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार एक काम कर रही है और आज भी इसी दिशा में देखा जा सकता है कि निर्यात संवर्धन परिषदों की जो बैठक होगी उसमें सरकार कितना खरा उतरती है और सरकार क्या चाहती है और परिषदें निर्यात के क्षेत्र में क्या चाहती हैं और व्यापारियों के हित में और व्यापार करने वाले लोग हैं और वाणिज्य के हित में इसमें कितना फायदा होगा उसको लेकर मंथन और चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही कुछ इसके पास गाइडलाइंस, मानक और मापदंड तय किए जाएंगे जिसके तहत भारत सरकार और भारत के लोग उससे निर्यात की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस लिहाज से एक बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। तन्वी, बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से सरकार और उद्योग जगत के बीच बातचीत होगी तो इस बैठक के बाद क्या कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए तन्वी, इसको फैसले के लिए इसलिए देखा जाए कि जब से अमेरिकी सरकार के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां कमान संभाली है तो निर्यात और आयात और लगातार टैरिफ की चर्चा पूरे विश्व में बनी हुई है। भारत ही नहीं, तमाम ऐसे देश हैं जिनमें ये मुद्दा बेहद गर्मजोशी के साथ चर्चा का विषय बना हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे मीडिया जगत हो या सरकार में बैठे लोग और ब्यूरोक्रेसी में हो, इस पर चर्चा लगातार की जा रही क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार अन्य देशों पर निर्यात के लिए, आयात के लिए वो टैरिफ लगा रहे हैं और टैरिफ के तौर पर जो टैक्स सामने आ रहा है उससे कई देश प्रभावित हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिकी सरकार ने निर्यात के लेकर तमाम इस तरह के टैक्स लगाए उससे अंदाजा हुआ कि सरकारों ने भारत अपनी कूटनीतिक तौर पर तैयारी कर रहा है लेकिन भारत के तरफ से भी कई टैरिफ अपने आप घटा दिए। तो इस संवर्धन क्योंकि निर्यात से है तो निर्यात संवर्धन को इस तरह देखा जाए कि परिषदों में फैसला लिया जाना है कि तमाम ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत निर्यात करता है और भारत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, अपने पड़ोसी देशों को छोड़कर पश्चिमी देशों के साथ भी निर्यात करता है। तो निर्यात की दिशा में कोई ऐसा फैसला हो उससे पहले निर्यात संवर्धन जो परिषदें हैं उनके अध्यक्षों के साथ, उनके सदस्यों के साथ और ऐसे तमाम आर्थिक जानकार और निर्यात के जानकार लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के क्षेत्र पर नजर रखते हैं, तो उन लोगों से चर्चा हो जाए और चर्चा होने के बाद भारत सरकार चाहती है निर्यात के लिए कोई मानक तैयार हो, ऐसे गाइडलाइंस तैयार की जाए, ऐसे मापदंड तय किए जाएं जिसके आधार पर भारत के से दूसरे देशों को निर्यात हो, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से हो या फिर कोई निजी निर्यात भारत के जरिए कर रहा हो दूसरे देशों को, तो उसमें भारत का कितना फायदा है, भारत का निर्यात कितना प्रभावित होता है, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इस पर फोकस रहेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने आज ये तय किया है कि मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल अपनी अध्यक्षता में निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक करें और इसके लिए एक ऐसा मसौदा निकालकर तैयार करें ताकि निर्यात के क्षेत्र में भारत का मान भी बढ़े, आर्थिक क्षेत्र मजबूत भी हो, दूसरे देशों के साथ इसमें संबंध भी मजबूत हो और द्विपक्षीय जो संबंध पहले से ही निर्यात के क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों के क्षेत्र के साथ चल रहे हैं वो भी प्रभावित ना हो। तो कहा जा सकता है कि निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ आज होने वाली
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में कोई बड़ा नतीजा, बड़ा मसौदा और बड़ी कोई फैसला हो सकता है, ताकि भारत और दूसरे देशों के क्षेत्र निर्यात में एक नया मुकाम तय किया जा सके। बिल्कुल, आज होने वाली इस बैठक में व्यापार नीति पर मंथन किया जाएगा। तो आज ये बैठक निर्यातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अखिलेश जी, देखिए, इस निर्यात संवर्धन परिषदों की बैठक है, तो निर्यात करने वाले लोगों की ये बैठक सबसे अहम इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि जो व्यापारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे औद्योगिक घराने हो, सामान्य सा व्यक्ति हो, छोटा भी व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, या जो बहुत बड़े लेवल पर भी निर्यात करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी कहा जा सकता है कि उनका व्यापार है, उनका कारोबार है, उनकी आर्थिक है, उनका अपना जो अकाउंट है, वो सब कुछ निर्यात पर निर्भर करता है कि वो बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं भारत से दूसरे देशों के लिए। तो उन सबकी नजर इस पर टिकी है कि निर्यात संवर्धन परिषदों की जो आज बैठक होगी, और भारत सरकार के तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल उसकी अध्यक्षता करेंगे, और उस दौरान जो मसौदा तय होगा, जो मानक तय किए जाएंगे कि अब व्यापारियों को अपना निर्यात इन मानकों के तहत करना है, इस आधार पर करना है और इतने टैरिफ के साथ करना है, तो ये जायज है कि सारे के सारे निर्यातक जो हैं वो देश के बैठे आज इस परिषद की बैठक पर नजर टिकाए हुए हैं कि आखिरकार परिषद की बैठक होती है तो उसमें फैसला क्या होता है, उसमें मानक क्या तय किए जाते हैं, और निर्यात के लिए क्या सरकार फैसला लेती है, और उसके लिए सरकार किस दिशा में बढ़ती है। क्या वो निर्यातकों के लिए अच्छा रहेगा, या फिर कहा जा सकता है कि भारत सरकार किसी दूसरे सरकार के, देश की सरकार के अधीन दबाव में आकर कोई फैसला लेती है, या फिर जिस तरह से अभी लगातार अमेरिकी सरकार कह सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निर्यात पर टैरिफ दूसरे देशों के लिए लगाए गए, और लगातार उनके तरफ से एक के बाद एक टैरिफ की घोषणा की गई। उसके बाद सरकार पर सवाल उठे, भारत सरकार पर सवाल उठे, और विपक्ष ने भारत सरकार को, खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया कि उनकी विदेश नीति बेकार है, विदेश नीति से वो दूसरे देशों से प्रभावित हो रहे हैं, या दूसरे देशों के दबाव में ऐसे फैसले ले रहे हैं। लगातार विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलने वाली एनडीए की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस निर्यात संवर्धन परिषद की आज बैठक को बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। खासकर इस पर निर्यातकों की नजर तो टिकी ही है, साथ ही साथ आप विपक्ष की नजर भी कह सकते हैं बिल्कुल टिकी है। इसका जो भी फैसला होगा सरकार के फैसले पर, और संवर्धन परिषदों की बैठक जो निर्यात के लिए हो रही है उस पर विपक्ष भी अपनी टिप्पणी देने के लिए लगातार तैयार होगा। अगर कोई मसौदा इस बैठक का बाहर जैसे निकल के आता है और मीडिया के थ्रू अगर आम लोगों तक और जनता तक और व्यापारियों तक और विरोधी दलों तक और सरकार के राजनीतिक दलों तक पहुंचता है, तो उसमें ये देखना होगा कि शाम तक देश का माहौल क्या बनता है और लोगों की टिप्पणियां क्या आती हैं, और जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सक्रिय निर्यातक व्यापारी हैं उनकी टिप्पणियां क्या रहती हैं, वो इसे अपने लिए अच्छा मानते हैं या फिर सरकार के लिए अच्छा मानते हैं, या फिर कह सकते हैं इससे निर्यातकों का नुकसान हो सकता है या निर्यातकों के लिए निर्यात करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तन्वी, बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज यानी 13 मार्च को व्यापारिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पीयूष गोयल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे का समय जब ये बैठक शुरू होगी, तो आज का दिन निर्यातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार उद्योग जगत के बीच बातचीत हो सकती है, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्रीय व्यापार मुद्दों पर अहम बैठक आज होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, और देश की बात में हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
दोपहर करीब 12:30 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे करीब 12:30 बजे का समय, जब वो पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर करीब 12:30 बजे अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर आज वो चर्चा कर सकते हैं। करीब 12:30 बजे का समय, जब पार्टी कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज करीब 12:30 बजे पार्टी कार्यालय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर आज वो चर्चा कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज करीब दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर आज वो चर्चा करते नजर आएंगे। बढ़ते आगे खबरों में, राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आज शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक रूट डायवर्जन किया गया है। नगर निगम ने वॉर रूम नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, होलिका दहन और रंग खेलने पर विशेष व्यवस्था। जुलूसों के कारण बदले जाएंगे ट्रैफिक रूट। 13 मार्च की शाम यानी आज शाम से कल सुबह तक डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस और प्रशासन ने तैयार किया विशेष ट्रैफिक प्लान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 13 मार्च यानी आज शाम से कल सुबह यानी 14 मार्च तक ये डायवर्जन लागू रहेगा। जुलूस के चलते ये ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है और ये डायवर्जन कल सुबह तक जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस घनश्याम
तो उज्जैन 4 लेन पर हुई भीषण सड़क हादसा। गलत दिशा से आ रहे गैस टैंकर ने मारी टक्कर। धार जिले में भयानक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, रॉन्ग साइड से आ रहे गैस टैंकर ने टक्कर मार दी और जिस वजह से यह हादसा हुआ। गैस टैंकर ने कार और पिकअप को मारी टक्कर। जबरदस्त टक्कर में पिकअप टैंकर नीचे दब गया और इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। गैस टैंकर ने कार और पिकअप को टक्कर मारी और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन 4 लेन पर हुआ भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, गलत दिशा से आ रहे गैस टैंकर ने मारी टक्कर। धार जिले में भयानक सड़क हादसा हुआ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल बैरागी जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि भीषण सड़क हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हैं। जो 3 लोग घायल है, फिलहाल उनकी स्थिति कहाँ है, क्या इलाज चल रहा है और रॉन्ग साइड से जो गाड़ी आ रही थी उस पर क्या कुछ एक्शन अभी तक लिया गया है? राहुल जी, बताना चाहूंगा, पूरा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले का है। जो बदनावर थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हो गया है। देर रात का पूरा मामला बताया गया है। ये करीबन 11 बजे एक गैस के टैंकर और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें स्पॉट पर 7 लोगों की मौत हो गई है। वही बताना चाहूंगा, 3 लोग जो जख्मी हैं जिनको रतलाम के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है और उनका उपचार अभी जारी है। पूरा मामला ये धार जिले का है जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को बाहर निकाला गया है और जो 7 लोग की मौत हुए हैं जिसमें 4 लोग मंदसौर जिले के बताए गए हैं और एक रतलाम सहित 2 लोग जोधपुर राजस्थान के बताए गए हैं। सभी लोगों का पीएम करवा कर जो 3 लोग घायल हैं इनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस का जो कहना है प्रारंभिक जांच में कि ये पूरा मामला गैस की जो टैंकर आ रहा था उसको और जो भिड़ंत हुई पिकअप वाहन में इनकी टक्कर से हुआ है और जो गैस का जो टैंकर था ये गलत दिशा से जा रहा था जिसको लेकर ये बड़ा हादसा हो गया है और पूरी मामले की पुलिस जांच कर रही है। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड से आ रहे गैस टैंकर ने टक्कर मारी। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गैस टैंकर ने कार और पिकअप को जोरदार टक्कर मारी। जबरदस्त टक्कर में पिकअप टैंकर के नीचे दब गया और इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उज्जैन 4 लेन पर हुआ भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, रॉन्ग साइड से आ रहे गैस टैंकर ने टक्कर मारी। धार जिले में भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस टैंकर ने कार और पिकअप को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ। बढ़ते हैं आगे खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों को तोहफा दिया है। प्राथमिक शिक्षकों को होली का तोहफा मिला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां बेसिक शिक्षकों में तबादले का आदेश जारी हुआ है। जिले के अंदर परस्पर तबादले का कार्यक्रम जारी हुआ। 2 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। 18 मई तक तबादला प्रक्रिया पूरी होगी। आपको बता दें, गर्मी की छुट्टियों में
तबादला होगा और शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। गर्मी की छुट्टियों में तबादला होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक जहां लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे तो वहीं अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों को होली का ये तोहफा दिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्राथमिक शिक्षकों को होली का तोहफा मिला। बेसिक शिक्षकों में तबादले का आदेश जारी हुआ है। जहां शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे और अब जिले के अंदर परस्पर तबादले का कार्यक्रम जारी हुआ है। 2 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 18 मई तक तबादला प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो गर्मी की छुट्टियों में ये तबादला होगा। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शिक्षक जहां लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे तो वहीं अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों को ये तोहफा दिया है। तो प्राथमिक शिक्षकों को होली का ये तोहफा मिला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे तो वहीं बेसिक शिक्षकों में तबादले का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जिले के अंदर परस्पर तबादले का कार्यक्रम भी जारी हुआ। 2 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 18 मई तक तबादले की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। तो गर्मी की छुट्टियों में तबादला होगा। जहां शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे तो वहीं अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों को तोहफा दिया है। प्राथमिक शिक्षकों को होली का तोहफा मिला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बेसिक शिक्षकों में तबादले का आदेश जारी हुआ है। जिले के अंदर परस्पर तबादले का कार्यक्रम जारी। 2 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार हत्याकांड में पुलिस फॉरेंसिक टीम की कार्रवाई तेज हो गई है। देर शाम घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और टीम ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट कर घटना की तुलना की। बीते दिनों ओवरब्रिज पर पत्रकार की हत्या हुई थी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, देर शाम घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिनों ओवरब्रिज पर पत्रकार की हत्या हुई थी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार हत्याकांड में पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच तेज हो गई है। देर शाम घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट कर घटना की तुलना की। देर शाम घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 पर होगी। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए ये ऐलान किया है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए ये फैसला लिया। मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए फैसला लिया है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया है। होली के दिन जुमे की नमाज का जो समय है वो दोपहर 2:30 पर होगी। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए ये ऐलान किया। आपसी भाईचारे के लिए मस्जिद कमेटी का ये फैसला लिया गया है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए ये फैसला लिया। होली के दिन जुमे की नमाज का जो समय है वो दोपहर 2:30 का रखा गया है। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए ये ऐलान किया है। आपसी भाईचारे के लिए मस्जिद कमेटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, संभल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया। होली के दिन जुमे की नमाज का जो समय है वो दोपहर 2:30 का रखा गया है। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए ये ऐलान किया है। संभल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए ये फैसला लिया। तो शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 पर होगी। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए ये ऐलान किया है। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं, लखनऊ की सरकार ने डीजी आशीष गुप्ता का वीआरएस स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, 1989 बैच के आईपीएस आशीष गुप्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर तैनात थे आशीष गुप्ता। लगभग 22 महीने का सेवा सर्विस में बची थी। जून 2023 में डीजी रूल्स एंड मैनुअल पद पर तैनाती मिली थी और अब उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर तैनात थे आशीष गुप्ता। उनका लगभग 22 महीने का सेवा सर्विस बची थी। जून 2023 में डीजी रूल्स एंड मैनुअल पद पर तैनाती मिली थी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने डीजी आशीष गुप्ता का वीआरएस स्वीकार कर लिया है। 1989 बैच के आईपीएस आशीष गुप्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। डीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर तैनात थे आशीष गुप्ता। लगभग 22 महीने का सेवा सर्विस बची थी और अब उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने आशीष गुप्ता का वीआरएस स्वीकार कर लिया है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लगभग 22 महीने का सेवा सर्विस बची थी, लेकिन अब उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। जून 2023 में डीजी रूल्स एंड मैनुअल पद पर तैनाती मिली थी, तो सरकार ने डीजी आशीष गुप्ता का वीआरएस स्वीकार किया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1989 बैच के आईपीएस आशीष गुप्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। डीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर तैनात थे आशीष गुप्ता। आपको बता दें, लगभग 22 महीने की सेवा सर्विस में बची थी और अब उससे पहले उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। 1989 बैच के आईपीएस आशीष गुप्ता का प्रार्थना पत्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर तैनात थे आशीष गुप्ता। करीब 22 महीने की सेवा सर्विस में बची थी, लेकिन उससे पहले अब उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया गया है। जहां जून 2023 में डीजी रूल्स एंड मैनुअल पद पर तैनाती मिली थी, तो सरकार ने डीजी आशीष गुप्ता का वीआरएस स्वीकार किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1989 बैच के आईपीएस आशीष गुप्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। डीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर तैनात थे आशीष गुप्ता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।